हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन फेवरेट चैनल भटनी आईएएस। मैं हूं आपकी होस्ट एंड होस्ट, आपकी एजुकेटर दिव्या कवात्रा। एंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल के कोर्स में। कैसे हो सभी? बिल्कुल बढ़िया, मज़े में, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो? ओके डन, बहुत ही बढ़िया। और आज के जो सेशन है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लैंड फॉर्म्स पर बात कर रहे थे, हम स्थलाकृतियों पर बात कर रहे थे, ठीक है। और थोड़ा सा लंबा चल रहा है बिकॉज लैंड फॉर्म्स और स्थलाकृतियाँ जिनको हम कहते हैं, क्योंकि एक एक स्टेप पर हमको इसको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली समझना है विद इमेजेस, ताकि आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल सके टॉपिक्स की, है ना। सभी चीज़ों की बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल सके। तो थोड़ा सा इत्मीनान से चलेंगे, धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आए। और वंस वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग का पोर्शन है जिसमें हमको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। प्लीज़ बी पेशेंट, बहुत अच्छे से समझते रहिए, आराम से चलते रहिए हमारे साथ साथ, और टोटल जो कॉन्सेप्ट हैं आपके वो बहुत अच्छे से ब्रॉड बेसिस पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो आज का सेशन शुरू करते हैं, हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और उससे पहले एज यूजुअल हमारे नए साथियों के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं हूँ आपकी एजुकेटर दिव्या कवात्रा, एंड बेसिक डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम एन एक्स फैकल्टी ऑफ भाटिया आश्रम एज वेल एज एन एक्स फैकल्टी ऑफ अन अकेडमी। ओके, चलिए गाइज, तो आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। अभी हमने लास्ट सेशन में हमारा देखा था कि हम फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स पर बात कर रहे थे, है ना। नदी द्वारा जो निर्मित लैंड फॉर्म्स हैं उस पर हम बात कर रहे थे। और नदी द्वारा निर्मित लैंड फॉर्म्स में दो सेक्शंस हम लोग देख चुके थे। और लास्ट जो सेक्शन हमने देखा था उसमें हमने 3 भागों में इसको स्टडी किया था: युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, है ना। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इस तरह से 3 जो सेक्शंस थे उसमें हमने डिवाइड करके नदियों की जो सेगमेंट्स थे उसको समझा था, उनके द्वारा क्रिएट किए जाने वाले लैंड फॉर्म्स को समझा था। और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। युवा, प्रौढ़ा हम लोग कर चुके हैं। वृद्धावस्था जो है अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं अभी के सेशन में। और आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा काम आप सभी को दिया गया था, एक बार फिर से रिमाइंड में करवा देती हूँ कि आपको सर्च करना था चैनल प्रेप टुडे और सब्सक्राइब करना है चैनल को, जहाँ पर आपकी अपनी बटनी आईएएस टीम और बहुत सारी टॉप फैकल्टीज़ मिलकर आपको एसएससी के लिए प्रिपेयर करवाने वाले हैं, जिसमें अभी के लिए आपको डेली वीडियोस मिल जाएंगी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स की। ऑलराइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग देख रहे थे, इसमें हमने लैंड फॉर्म समझी थी बहुत सारी। एक बार फिर से आपको हल्की हल्की झलक सभी की मैं दिखा देती हूँ। और स्थलाकृतियाँ समझी, स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं, भूआकृति विज्ञान क्या होता है, निर्माण कार्य, ग्रेडियंट फोर्सेस कौन से होते हैं। 3 श्रेणियों में हमने उच्चावचों को बांटा था, रिलीफ फीचर्स को डिवाइड किया था। फिर हमने जेनेटिक क्लासिफिकेशन शुरू किया था, जिसमें हम नदीय स्थलाकृतियाँ कर रहे हैं। फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नदी के कार्य क्या क्या है? अपर्दनात्मक है, अपघर्षण है, क्षैतिज अपघर्षण है, लंबवत अपघर्षण है, सन्निघर्षण है, जल गति क्रिया हमने देखी, नदी के परिवहन कार्य देखे, और परिवहन कार्य के साथ साथ निक्षेपण कार्य भी हमने देखा। और फिर देखा कि किस तरह से नदी घाटियों का निर्माण करती है, ठीक है। घाटियों के निर्माण में हमने 3 टाइप्स में इसको बांट दिया था, युवा, प्रौढ़ा, वृद्धावस्था में, ठीक है। युवा, प्रौढ़ा और वृद्धावस्था में बांट दिया था, जिसमें युवा व्यवस्था में हमने देखा था कि सबसे पहले वी आकार की घाटी, फिर गॉर्ज। वी आकार की घाटी का जब और डीप वर्जन देखे तो गॉर्ज। गोर्ज का और बड़ा वर्जन जब हम देखते हैं तो क्या आता है? कैनियन, ग्रैंड कैनियन, जिसका हमने एग्जाम्पल देखा। उसके बाद हमारे पास आता है जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, ठीक है, जिसमें हमने 2 तरह के एग्जाम्पल्स और देखे थे, सोपानी प्रपात और महाप्रपात यानी कि कैस्केड्स और कैटरैक्ट, ठीक है। ये हमारा जलप्रपात। और इसके बाद हमने देखा क्षिप्रिका यानी कि रैपिड्स और जलगर्तिका। क्या देखा? क्षिप्रिका और जलगर्तिका। ये तो है हमारी क्षिप्रिका यानी कि रैपिड्स, ठीक है। और ये क्या था? पोर्ट, ठीक है, जलगर्तिका, पोर्ट होल्स। उसके बाद हम आए प्रौढ़ावस्था की तरफ।
प्रौढ़ावस्था में हमने देखा सबसे पहले यू आकार की घाटी, फिर हमने देखा यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी को ही क्या है और ज्यादा जब उसका साइड से अपर्दन हो जाता है तो वो यू शेप में बदल जाती है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा विसर्प यानी कि मिएंडर। मिएंडर हमने देखा कि जब नदी प्रौढ़ावस्था में आती है तो बहुत ज़्यादा शार्प ना रहने की वजह से, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा तेज फ्लो ना होने की वजह से, वेलोसिटी ना होने की वजह से नदी जो है वो बीच में आने वाली जो बाधाएं हैं उसको तोड़ नहीं पाती है ना। तो उसको क्या करना पड़ता है, उसके साइड से रास्ता बनाना पड़ता है, ठीक है। अब जब साइड से रास्ता बनाती है तो फिर क्या करती है, यूं सांप की तरह रेंगती हुई नजर आती है, जिसे हम कहते हैं विसर्प। कुछ इस तरह की इसकी पोजीशन बन जाती है ना। ये क्या है, मिएंडर। अब जो नदी के मार्ग में जितने भी अवरोध हैं वो सारी चीजों की वजह से ये बनता है। और फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अलूवियल फैंस यानी कि जलोढ़ पंख का। हमने देखा था कि जब नदी पहाड़ से मैदानी भागों में आती है या फिर अपना निक्षेपण कार्य करने लगती है तो उस समय पर क्या होता है, अलूवियल फैंस का निर्माण होता है। जैसे कि ये हमने एग्जाम्पल देखा, पहाड़ों से नदी आ रही है लेकिन मैदान में एकदम से उसको फैलने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है जिसमें कि वो स्प्रेड आउट हो जाती है। देखो बहुत सारे छोटे छोटे फैंस बन रहे हैं, है ना, देख पा रहे हो, एग्जैक्टली ठीक है। इस तरह से डिवाइड हो जाती है बहुत सारे एरियाज में, डन है। ये क्या है, जलोढ़ पंख। अब जब भी मैदानी भाग में प्रवेश करेगी मोटे और भारी अवसाद जो होते हैं वहां पर ड्रॉप करती जाती है। ड्रॉप करती है तो वो अवसाद क्या है, बीच में एक रुकावट बन जाते हैं। तो नदी यहाँ से आती है इधर को चली जाती है, यहाँ से आती है इधर को चली जाती है, इधर भी एक है, इधर वाली भी इधर आएगी इधर चली जाएगी। अब ये क्या है, फैंस का निर्माण करते जाते हैं आगे आगे, इस तरह से बन जाते हैं अलूवियल फैंस, ठीक है। अब ये निक्षेपण आधार तल के पास होता है, अर्धवृत्ताकार के रूप में चलता रहता है। अब आपने देखा यहाँ पर अर्धवृत्त की जैसी कंडीशन आ गई है ना। ये क्या है, सेमी सर्कल। अगर इसको इस प्रकार से देखा जाए तो एक सेमी सर्कल बन रहा है ना, इसका सेमी सर्कल, ठीक है। यही क्या है, अर्धवृत्ताकार। तो लगभग अर्धवृत्ताकार शेप में ये काम, ठीक है। पर्वतीय जलोढ़ मैदान बनते हैं इसकी वजह से, और यही जो पंख बन रहे हैं इनको क्या कहा जाता है, जलोढ़ पंख कहा जाता है, डन है। ध्यान रखना एक चीज एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ ये चीज, एक मिनट दीजिएगा। ओके, तो बहुत सारे जो हम स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं ना, लाइक कहीं पर हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैनियन बन रहा है, ठीक है। कहीं पर हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, वाटरफॉल्स बन रहे हैं, जलप्रपात बन रहे हैं। इन सब में क्या हो रहा था, इरोजन, या जिसको हम बोलेंगे, दो चीजें हैं हमारे पास, इरोजन अपर्दन और निक्षेपण डिपोजिशन। तो ये जो दोनों चीजें हैं, इरोजन अपर्दन, निक्षेपण डिपोजिशन, आपको क्या ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे बहुत कम पूछा जाएगा कि भाई इनमें से कौन सा एलुवियल फैन का फीचर है या कैसा दिखता है। ऑब्वियसली ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनके हमको समझने होते हैं। तो जैसे अलूवियल फैन है, अलूवियल फैन किसकी क्रिया है, निक्षेपण की क्रिया है। इसमें मैदान में आ रही है, जब नदी हमारी पहाड़ से मैदान में पहुंच रही है, वहां जाकर ऐसे फैल जाती है, एक पंजे की तरह यूं ऐसे फैल जाती है। तो वो क्यों फैल रही है, क्योंकि वो भारी भारी पत्थर यहाँ निक्षेपित कर रही है। तो ये बन किससे रहा है, निक्षेपण या डिपोजिशन से बन रहा है। जबकि अगर आप याद करें कि हमने अगर वी शेप वैली पढ़ी है, यू शेप वैली पढ़ी है, अगर हमने कैनियन पढ़ा है, तो उन सब में क्या हो रहा था, नदी चलते चलते पत्थर को काट काट कर शेप दे रही थी। वहां क्या हो रहा है, अपर्दन। तो आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है इसमें से, हम कहते हैं कि भाई हमने तो सब पढ़ लिया था, हमने अलूवियल फैन को भी समझा, हमने ये भी समझा, लेकिन हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं सॉल्व होता, क्योंकि
क्वेश्चन अब ये नहीं आएगा अलूवियल फैन क्या है, और बहुत रेयर चांस है कि चलो आ भी जाए तो फीचर्स आपसे पूछ ले। लेकिन मेजरली इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस प्रकार के बनते हैं कि निम्न में से, थोड़ा सा ध्यान फरमाइएगा, कि निम्न में से कौन सी स्थलाकृतियां नदी के अपरदनात्मक कार्य से बनती हैं। ये हमारा क्वेश्चन। आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, क्या? कैनियन, वी शेप वैली, गॉर्ज, ठीक है, साथ में दे देंगे जलोढ़ पंख। और आप कहेंगे भाई जलोढ़ है, जलोढ़ आ रहा है, अगर एलुवियल आ रहा है तो मतलब एलुवियल क्या होता है? नदी द्वारा उठाया गया मलबा ही तो होता है। तो ये भी हो सकता है मे बी। तो अब आपको पता हो कि जलोढ़ पंख क्या है, तभी आप गैस कर पाएंगे ना कि भाई जलोढ़ पंख में तो क्या हो रहा था, वो पत्थर छोड़ रही है नदी, पत्थर उठा नहीं रही है, ज्यादा छोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि आराम से उसका फ्लो बनता है। और इन सब में तो चलो अपर्दन है ही, हमने बहुत अच्छे से समझा कि जो नदी है वो काट काट के इनको ऐसा शेप बना रही है ना। तो क्वेश्चन का नेचर समझ रहे हो कि जैसे हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट टॉपिक क्वेश्चन की उसमें देखने को मिल जाएगा, बहुत ज्यादा मोल्ड करके दिया जाता है और इस चीज के लिए आपको डिमांड समझनी पड़ती है। इसीलिए हमने पहले लेक्चर में क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टॉपिक को कैसे मोल्ड किया जाता है, टॉपिक से वो निचोड़ कैसे निकाला जाता है जो कि प्रश्न बना सके, है ना। भाई अब सीधा सीधा देखे तो इससे क्वेश्चन नहीं बनता भाई नदी द्वारा बनाई गई स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं, जलोढ़ द्वारा बनाई गई कौन सी हैं, अलग अलग बन सकते हैं। लेकिन ये सब पढ़ते हैं, यूपीएससी वो नहीं पूछता है जो सब पढ़ते हैं, वो पूछता है बिटवीन द लाइंस चीजें, जो हम अगर बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं चीजों का, अंडरस्टैंड करते हैं उनको, तब हमें समझ में आती है। समझ रहे हो? तो एक अप्रोच का डिफरेंस होता है। सिर्फ पढ़ते सब वही है, सब एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हैं यार, है ना, सब बेसिक वही हेल्थ बुक्स पढ़कर जा रहे हैं, मार्केट की वही नोट्स पढ़ रहे हैं, एवरीबॉडी इज डूइंग द सेम। एक इंस्टीट्यूट की एक क्लास में 500 से 700 बच्चा बैठा है, ठीक है, क्या सबके सब टॉप कर जाते हैं? नहीं ना। क्या सबके सब सिलेक्शन ले लेते हैं? नहीं। डिफरेंस आपकी अप्रोच में है। आपको सेम चीज सेम टीचर सेम टाइम पे तो पढ़ा रहा है ना, वही सेम सजेशंस आपको मिल रहे हैं जो दूसरों को मिल रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, नॉट सेइंग दिस इज द ओनली फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं जिसमें कोई रह जाता है तो कोई निकल जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी अप्रोच। आप एग्जाम को किस तरह देखते हो, आप पैटर्न को किस तरह देखते हो, आप सब्जेक्ट को किस तरह देखते हो, कॉन्सेप्ट को किस तरह देखते हो, कॉन्सेप्ट के एनालिसिस को किस तरह देखते हो, ये आपकी अप्रोच बनाएगी कि कैसे आप उस चीज को समझ रहे हो, क्या क्या चीजें उसमें से आप खींच कर निकाल रहे हो, निचोड़ क्या निकाल रहे हो आप उसमें से, है ना। वो आप पर निर्भर करेगा। और वो आएगा कैसे? वो एग्जाम समझने से, एग्जाम की डिमांड समझने से, पुराने क्वेश्चंस देखने से, चीजों को एनालिसिस करने से। रटो मत। बच्चे करते हैं किताब के पहले पेज से चालू होते हैं, लास्ट पेज तक यूं काली पीली कर देंगे किताब हाइलाइटर लेके, हमने पढ़ दी, हमने रट दी, भैया कुछ भी पूछ लो, हम पेज टू पेज याद करके बैठे हैं। और पूछ लो इनसे एल नीनो का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डबल शॉट से आउट, राम राम। है ना, ऐसा हो जाएगा। हाँ, हम तो चलते हैं। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जितना दिया है वो काफी नहीं है, पढ़ने के लिए वो काफी है, समझने के लिए, अपनी सोच विकसित करने के लिए इसको चलाना पड़ेगा। जब आपको एल नीनो दिखा रहा है कि एल नीनो की वजह से मॉनसून प्रभावित होता है, तो आपको पता करना है कि भैया कैसे प्रभावित हो रहा है, क्यों प्रभावित हो रहा है, और हो जाए तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे देश में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, बारिश पर,
कृषि पर, कृषि के अलावा अगर कोई चीजें उस पर डिपेंडेंट है तो उन पर, हमारा ट्रेड, हमारी बहुत सारी चीजें होती है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वगैरह, बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंडेंट रहती हैं। उन सब चीजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा जाएगा मेंस में, और यही प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन से एल नीनो के प्रभाव हैं? अब भैया हमको तो इतना पता है, एल नीनो में जलधारा का गर्म से ठंडा हो जाना होता है, और फिर ठंडे से गर्म हो जाना होता है, बेड़ा गर्क हो जाता है, बस इतना ही दिया था, है ना। हम खुद जितना एनालाइज करेंगे उतना ज्यादा हम चीजों को समझेंगे। अगर हम एनालाइज नहीं करेंगे तो हम उन चीजों को नहीं समझ पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, और एग्जाम में यूटिलाइज करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है फिर, है ना। क्योंकि आप यूपीएससी का एग्जाम देखिए, फैक्चुअल जो टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम होते हैं, बाकी सब एनालिटिकल होते हैं, जहां आपको अप्रोच लगानी है, जहां आपको कैलकुलेट करना है कि भैया क्या सही और क्या गलत हो सकता है ना। जो नॉलेज आपके पास है उसको 19-21 करके देखना पड़ता है, 20 पे अटक के नहीं रह सकते हम, ऐसे हार्ड एंड फास्ट 20 को स्टिक नहीं कर सकते। आपको 19 भी जाना पड़ता है, आपको 21 भी जाना पड़ता है उस टॉपिक से अपने ही आप, ठीक है। चलो एनीवेज, ज्ञान की बातें बहुत हुई, अब ज्ञान थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है बीच में, भैया हम क्या करें। ये भी आजकल जरूरी हो गया है। क्यों? मोटिवेशन जरूरी होता है, आपको जोश जगाए रखें, सही डायरेक्शन में काम करते रहें, और जोश, हाय सर, है ना, ऐसे वाला जोश जो होता है, एकदम तरोताज़ा रहना चाहिए। कोई बात नहीं, हम खूब सारी मेहनत कर रहे हैं और वो रंग जरूर लाएगी। एलओएल फैंस हमें समझ में आ गया है, हम आगे बढ़ते हैं वृद्धावस्था की तरफ। वृद्धावस्था में हमने देखा था कि ब्रेडेड स्ट्रीम्स चलती हैं, निक्षेपण से होता है, मेन जो काम है यहाँ पर निक्षेपण का ही रहता है, अपर्दन का बहुत कम होता है, ठीक है, माइन्यूट, क्योंकि नदी चल रही है ना, पानी चल रहा है, तो वो ना चाहते हुए भी अपर्दन करता ही जाएगा, तो इसलिए अपर्दन तो होगा ही होगा। निक्षेपण हो ना हो, अपर्दन जरूर होगा, अपर्दन निक्षेपण दोनों हो सकते हैं, लेकिन अपर्दन तो भैया चलना ही चलना है, क्योंकि पानी चल रहा है, चलेगा तो वो चाहे 0.000000001% भी प्रभाव डाले, पर वो डालेगा और अपर्दन करेगा, समझ रहे हो। हाँ, तो अब जो निक्षेपण का कार्य है वो वृद्धावस्था में ज्यादा होता है, सहायक नदियों में मिल जाना, ये सब चीजें हमने देखी थी। ब्रेडेड स्ट्रीम समझी थी, है ना, ऐसी वो काली तेरी गुत्त ते परांदा तेरा लाल, किते चले ओ सोने ओ सज धज के, हाँ, कुछ ऐसा ब्रेडेड चैनल हमने देखा था। मैंने तो दोनों लाल ही बना दिए, खैर कोई बात नहीं, तुम एडजस्ट कर लेना। चलो, तो बात करते हैं फ्लड प्लेन्स की। बाढ़ का मैदान, मैदान बन रहा है। मैदान किससे बनता है? मिट्टी से बनता है, अवसाद से बनता है, सेडिमेंट से बनता है, डिपॉजिट से बनता है। ये सब कहाँ से आता है? ये सारा डिपॉजिट कहाँ से आता है? नदी से आता है जी। नदी से कैसे आता है? जब जब क्या होता है, नदी के पास बाहर बहुत ज्यादा हो जाता है, तब नदी वो हमको सामान दे जाती है, अपने बैंक को एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड करते ही ऐसे फैलेगी, फैल के जितना एक्स्ट्रा सामान था बाहर फेंक आएगी और वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। ये नदी यहाँ से विस्तार लिया, ये हमारे फ्लड प्लेन्स तक फैल गई, फैली, पानी तो यहाँ तक गया, अवसाद लेकर वापस आया अकेला, अवसाद को वहीं छोड़ आया कि भैया हमसे ना हो पाएगा, अब तुम तुम्हारा देखो, हम हमारा देखें। अरे वापस आके आगे चलते बनेगी, टाटा बाय बाय करके, और यहाँ जो है वो बेचारे सेडिमेंट रह जाएंगे। फिर ये क्या है भाई, एक दूसरे से कहेंगे अब हम एक दूसरे का ही सहारा हैं, हमारे माई बाप तो चले गए, हमको यहीं छोड़ गए, अब हमको ही साथ रहना है, तो भैया क्या किया जाए, यूनिटी के साथ एक प्लेन बना लिया जाए। तो यहाँ पर मैदानी भाग बन जाता है, ठीक है। हाँ, तो बहुत विशाल मात्रा में अवसाद जब होता है नदी के पास तो वो भारी हो जाती है,
भारी होती है तो अक्सर ऐसी लैंडफॉर्म्स आते हैं जहां पर उसका चल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वो फैलती है, सामान गिरती है, वापस आती है, धनाधन चलती जाती है। धीरे 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 क्या है, ये सामान जमा होता 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 अवसाद इकट्ठा होता हुआ एक उपजाऊ बाढ़ के मैदान के रूप में निर्मित हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लड प्लेन। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो आराम से, देखो आराम से, जहां जहां आपको आसपास ग्रीनरी दिख रही है ये सब क्या है, फ्लड प्लेन्स है। क्योंकि ये इतना अवसाद है, इतनी उपजाऊ है, आप जानते हैं हिस्टोरिकली भी अगर हम बात करें, ऐतिहासिक रूप से बात करें, तो सबसे पहले जो सिविलाइजेशंस हैं आफ्टर इंडस और सब डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद अगेन जब सेटलमेंट्स क्रिएट हुई थी, जब हम आर्यंस का आगमन मानते हैं फ्रॉम तिब्बत और फ्रॉम दी अफगान सेक्शंस, तो उनका आगमन होना और उनका बसना कहाँ पर, गंगा ब्रह्मपुत्रा वाले एरिया में, यूपी बिहार का जो एरिया है हमारा, वहाँ गंगा ब्रह्मपुत्रा की जो सारा सेगमेंट है, बेल्ट है पूरी, बस वहीं पर बस गए थे सबके सब। वो सब क्यों था? फ्लड प्लेन्स, गंगा ब्रह्मपुत्रा चलने लग गई थी, उन्होंने यहाँ बाढ़ के मैदान बनाने शुरू कर दिए थे। अब मैदान बनाने शुरू किए तो मैदान बन गए तो हमने देखा अभी अभी क्या कि ये बहुत ज्यादा उपजाऊ बनते हैं। उपजाऊ थे तो कृषि के लिए बहुत अच्छे यहाँ पर सुविधाएं थी तो सबके सब यहीं आकर बस गए। सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है आज भी, है कि नहीं? सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है आज भी, बिल्कुल। तो ये ग्रीनरी वही डिनोट कर रही है क्योंकि आसपास का एरिया बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। ना कुछ करते हुए भी ग्रास तो आई जाती है, धुल जाती है नदी से, वो बात अलग है, नदी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ग्रोथ हो जाती है, कुछ ना कुछ ग्रोथ यहाँ पर हो जाती है। और वेजिटेशन तो मतलब माशाल्लाह बहुत ही उम्दा किस्म की वेजिटेशन होती है। जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाती है, एलुवियल सॉइल जो है यहाँ पर पाई जाती है इन एरियाज में, है ना। जलोढ़ के मैदानों में जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है, एलुवियल सॉइल वेरी 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 फर्टाइल, वेरी फर्टाइल। सबसे कम एडिशन एड ऑन्स करते हैं हम इसमें, एड ऑन्स बोले तो फर्टिलाइजर्स डालना, मेन्योर्स डालना, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो भी कोई जो किसान प्रेफर करते हैं अपने अपने तर्ज पर, तो बहुत कम यूटिलाइजेशन होता है उनका, क्योंकि जलोढ़ मृदा अपने आप में इतनी ज़्यादा उपजाऊ होती है कि उसको एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, एक्स्ट्रा केटरिंग करने के लिए ज़रूरत नहीं होती है ना, केटर इफेक्ट नहीं देना पड़ता है उसको, अपने आप ही एकदम जय भीम बुलंद होती है। हाँ, सब सल्टा लेंगे, तुम चिंता नहीं करो, हम है ना ठीक है। तो ये क्या है हमारा अलूवियल एरिया, है ना, जलोढ़ का मैदान। जलोढ़ यहाँ इकट्ठा होता जाता है और मैदान का रूप ले लेता है, क्या बन गया, बाढ़ के मैदान बन गए। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास तटबंदियां लेवी। ठीक है, तटबंदियां लेवी। अब बाढ़ के दौरान जब क्या होता है, जल जब क्या होता है कोस्टल एरियाज में, तटों में, सब जगह फैल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेग कम होगा, फैलाव आ रहा है, वेग कम हो जाएगा। बड़े आकार के जो अवसाद हैं तो वो क्या करते हैं, नदी के पार्श्व तटों पर लंबे कटक के रूप में जमा होते जाते हैं। अब ये कटक जो है प्राकृतिक तटबंध बनते हैं। तटबंध क्या होता है, इस तरह से कोस्टल एक बाउंड्री होती है। तटबंध कुछ नहीं है, सीधी भाषा में समझना, कोस्टल बाउंड्री बोले तो तटीय रेखा, एक बाउंड्री बन जाती है ऑटोमेटिकली। जैसे नदी का पानी उधर जा रहा होता है, सारा अवसाद लेके जाता है और ये बड़े पत्थर यहाँ टकराते हैं और वहीं रह जाते हैं कोने में, वो सब इकट्ठे होकर अपने आप ही एक ऐसी बाउंड्री बना लेते हैं जिसके बीच में नदी चलेगी। तो अब क्या है, ये इस तरह से यूं खड़े हो जाते हैं साइड में, स्लैंट हाइट। इधर तो तीव्र ढाल के साथ रहते हैं, एकदम तीव्र ढाल होती है, उधर फिर स्लैंट ऐसे। यहाँ तो नदी की तरफ तो तीव्र ढाल है और इधर एकदम प्लेन इकट्ठे होते जाते हैं। ठीक है,
तो नदी क्षैतिज अवस्था में जो अपना मार्ग जब चेंज करती है तो क्रमबद्ध प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण करती जाती है। जब जब अपना मार्ग बदलती है नदी, जैसे मान लो ऐसे ऐसे जा रही है, तो यहाँ पक्का तटबंध बन जाएगा, क्योंकि वो जब मुड़ती है तो अवसाद सारा ऐसे इधर, कार टर्न करती है ना, जैसे अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, कोई भी 4 व्हीलर व्हीकल में बैठे हैं, एकदम से वो यूं शार्प टर्न लेगी तो आप उसके साथ 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 ऐसे ऐसे होते जाते हैं, है ना, सब आपके ऊपर यूं ऐसे हो जाता है, क्यों, भार एक तरफ हो जाता है। तो वैसे नदी भी जब मार्ग बदलती है तो उसका भी भार किसी ना किसी एक तरफ पहुंच जाता है, और एक तरफ इकट्ठा होने के कारण वहां अवसाद छूट जाता है, फिर वापस आने के लिए उतनी एनर्जी बचती नहीं है, सारा अवसाद वापस लाया जा सके। वो यहाँ पर क्या करता है, फिर तटबंध का निर्माण कर लेता है, सारा जो अवसाद है। ठीक है, हाँ, तो यही प्राकृतिक तटबंध ये बनते हैं, लेवी बोलते हैं जिनको। बाकी तो फिर कोस्टल बाउंड्रीज बहुत सारी हम निर्माण करते ही हैं, जैसे जैसे जिस जिस रूप में हमको उसकी ज़रूरत होती है वैसे वैसे हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है तटबंध या लेवी। देखो क्या इस इमेज में आपको समझ में आ रहा है कि क्या हुआ? ये स्ट्रक्चर दिख रही है, बांध बन गया एक तरह से, फेंसिंग हो गई है, इधर का एरिया इधर, उधर का एरिया उधर, ऐसे लग रहा है ना, एक फेंसिंग सी हो गई है। समझ में आ रहा है? पत्थर इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, एक कोने में इकट्ठे होकर एक बंध का निर्माण कर लेते हैं, हिंदी बन जाता है तटबंध, यानी कि लेवी। आराम से देख लो इमेज को, ठीक से समझो। दिस इज लेवी या तटबंध। चले आगे, चलो फिर आता है हमारे पास नदी रोधिकाएं, यानी कि पॉइंट बार्स। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें मिएंडर्स यूज होंगे, तो प्लीज मिएंडर को याद कर लीजिएगा, जो हमने पिछली उसमें पढ़ा था। विसर्प, विसर्प या मिएंडर को इसमें मैं यूज करने वाली हूँ। प्लीज अपने दिमाग में एक फ्लैशबैक जरूर ले आइएगा, नहीं तो अपने नोट्स पलट कर देख लीजिएगा। विसर्प या मिएंडर क्या है? विसर्प मिएंडर याद आ गया आपको? ऐसे 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 नदी का चलना। अब आते हैं नदी रोधिकाएं, पॉइंट बार्स। इन्हें वीसी रोधिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बड़ी नदी के विसों के उत्तल ढाल पर मिलती है हमको ये। विस क्या होता है? विसर्प। विसो शब्द किसके लिए यूज हो रहा है? विसर्प के लिए यूज हो रहा है। जो ये विसर्प चल रहा है ना, इसकी ढाल जो ये बन रही है, समझ रहे हो? ये जो मिएंडर बन रहा है, इस ढाल के, इसके विसों के उत्तल ढाल पर पाई जाती है। ये उत्तल है, ये अवतल है। लेंस समझते हो? उत्तल अवतल लेंस होते हैं। मिरर, लेंस, कुछ भी अगर याद आ रहा हो, उत्तल अवतल, कनकेव और कॉन्वेक्स, मिरर या लेंस। एक ऐसा होता है मिरर, एक ऐसा होता है, तो ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है ना, ये क्या है? उत्तल ढाल। ये क्या है? अवतल। अगर अंदर से देखे तो क्या है? ये उत्तल ढाल। बाहर से देखे तो क्या है? ये अवतल ढाल। तो ये उत्तल ढाल की तरफ पाई जाती है। पॉइंट बार जो है कहाँ मिलेंगे? इस उत्तल ढाल की तरफ मिलेंगे। उत्तल से मतलब समझ में आया ना, उत्तल ढाल क्यों कहा जा रहा है? इनका निर्माण जो है कैसे होगा? प्रवाहित जल से होगा। जो बह रहा है जल, बहने वाले पानी से होगा, खड़े पानी से नहीं होता। जो प्रवाहित जल क्या करता है? तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के द्वारा, नदी किनारों पर जब निक्षेपण किया जाता है, अगेन हम निक्षेपण की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, निक्षेपण से होता है ये। एक बराबर चौड़ाई परिच्छेदिका इनकी चलती है, और अवसाद जो है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, किसी भी तरह के। तो नदी में जब क्या हो रहा है, इनका क्रम प्रवाह की मात्रा या तलछट की आपूर्ति पर निर्भर करता है कि कितना होगा, तलछट है जितना, और कैसा प्रवाह चल रहा है नदी का, उन चीज़ों पर निर्भर करता है कि ये बनेगा नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, कितना बनेगा। और जो नदी रोधिकाएं हैं उसके उत्तल तट पर बन रही हैं, इसलिए नदी अवतल तट पर ज्यादा अपर्दन होता है।
क्योंकि ये यहाँ बन रही हैं तो इस तरफ अपर्दन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उधर तो डिपोजिशन चल रहा है, यहाँ तो निक्षेपण चल रहा है ना, ये बनेगा उधर से अपर्दन होगा, एक्सटेंडेड एरिया है, अपर्दन ज्यादा होगा। और उस भाग को क्या कहते हैं, कर्तित किनारा, यानी कि कट बैंक कहा जाता है। ठीक है, ये जो ज्यादा अपर्दित भाग है इसको क्या कहा जा रहा है, कर्तित किनारा, कट बैंक। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम इसको, कट बैंक कह रहे हैं। समझ में आया, मिएंडर्स का क्यों रोल है वो भी समझिएगा, है ना, क्योंकि मिएंडर ही वो कर्व देता है। अब उस कर्व में क्या हो रहा है, उत्तल ढाल पर कुछ बार्स बनते जा रहे हैं निक्षेपण की वजह से। कैसे बने, इमेज दिखाते हुए समझ जाएंगे आप। वो निक्षेपित हो रहे हैं, और क्योंकि यहाँ निक्षेपण चल रहा है, यहाँ जमाव फैल रहा है, तो इस तरफ तो अब अपर्दन होने से रहा। अपर्दन कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि ये उभरा हुआ किनारे में पड़ा है। अब जब भी पानी आएगा इससे टकराएगा, जब भी कुछ भी आएगा इससे टकराएगा, और यहाँ से इसको अपर्दित करता जाएगा। तो उत्तल भाग में जब निक्षेपण हो रहा है तो अवतल भाग में अपर्दन चलेगा, बहुत ज्यादा अपर्दन होता है फिर यहाँ। ठीक है, और इससे बनते हैं क्या, कट बैंक, यानी कि कर्तित किनारा। देखो पॉइंट बार्स कुछ इस तरह से है, ये कट बैंक है, देखो ये उत्तल भाग है, बाहर वाला अवतल भाग है, यहाँ पे कटाव होता जाता है बहुत ज्यादा। देखो ये कटाव देख रहे हो, छोटा 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 आपको ब्लैक जोन दिखेगा एक, ये समझ पा रहे हो, हाँ ये क्या है, कट कटाव वाला क्षेत्र है, और शैलो से चैनल है। इस तरह से बनते हैं पॉइंट बार डिपॉजिट, परत दर परत, लेयर दर लेयर, जो कटाव है वो चलता जाता है, निक्षेपण है वो चलता जाता है, और ये इस तरह से डिपॉजिट हो जाता है। अब ये जो विसर्प है ये देखना ध्यान से, है ना, ये क्या है, एक विसर्प है, नदी ऐसे जा रही है, इधर भी अवतल भाग में कट बैंक, बाहर का अवतल हो गया, ये उत्तल हो गया। ठीक है, तो इधर उत्तल में पॉइंट बार, अवतल में कट बैंक। समझ में आया, क्या है, कर्तित किनारा। नदी रोधिका है, पॉइंट बार्स क्या बनाते हैं, कर्तित किनारा बनाते हैं, ये हमारे पॉइंट बार डिपॉजिट। आराम से देख लो इमेज को, ढंग से समझ लो क्या क्या लिखा है, क्या हो रहा है, समझ में अच्छे से आना चाहिए, एकदम क्लैरिटी आ जानी चाहिए माइंड में आपके। समझ रहे हो, चले आगे। चल, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है गोखुर झील, यानी कि ऑक्सबो। ऑक्सबो समझते हो, एक ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसी किसी एनिमल में तो ऐसी बैक होती है, ठीक है, ऊपर यूं ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है। जो ऑक्स होता है ना उसके ऐसा बना होता है, एकदम शार्प, जैसे अलग से कुछ ऊपर रखा हुआ हो। ठीक है, ये ऑक्स की विशेषता है, इसलिए इसको ऑक्स से ही नाम दिया गया, गाय भैंस, कुछ और नहीं बोला हमने। क्या बोला, ऑक्स बोला, क्यों बोला, इसलिए मैं आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ कि ऑक्सबो क्यों ही क्यों है, लाइक व्हाई नॉट जिराफ का या बफलू या फिर काऊ, व्हाई नॉट दोस, है ना, ऑक्स ही क्यों, तो ऑक्स का ये फीचर स्पेशल होता है। क्या होता है, उनके टॉप पे ऐसा एक कुबड़ सा बना हुआ होता है ना, समझ रहे हो, उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सबो कहते हैं। और ऑक्सबो लेक बनता है, कैसे बनता है, अगेन मिएंडर का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, मैं फिर से उसको यूज करने वाली हूँ। ठीक है, मिएंडर का कॉन्सेप्ट फिर से ध्यान रखना, मैं उसको यूज करने वाली हूँ। बाढ़ के मैदान में नदियां क्या होती हैं, विसी मार्ग में प्रवाहित होती हैं, विसी मतलब विसर्प मार्ग, मिएंडर करते हुए जाती है, मिएंडरिंग का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, लेकिन जब बाढ़ के समय नदी में जल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या है, सीधा ही सीधा चलती जाती है और विसर्प वाला पुराना मार्ग अपना छोड़ देती है, क्योंकि बहाव तेज है, पत्थर को काट सकती है या उसको क्रॉस करके ऊपर से जा सकती है। हाँ,
तो विसर्प या मोड़ के प्रवेश स्थल पर क्या होता है, वो क्या करती है, सारा मलबा जो है उसका निक्षेपण करने लगती है। ठीक है, तो जहां वो निक्षेपित कर रही है वहां पर क्या होगा, विसर्प के रूप में जो एक जलीय भाग है, वहां पर ऐसा विसर्प जो बना हुआ है, वो विसर्प जलीय भाग जो बना है वो मुख्य नदी से अलग ही हो जाता है बेचारा। क्यों? क्योंकि पहले तो नदी यहां आ रही थी, ऐसे विसर्प बन रहा था। अब नदी का बहाव तेज हो गया, उसे विसर्प बनाने की जरूरत नहीं है, वो पत्थर को काटती हुई सीधी निकल जाती है, इधर जाती ही नहीं है। सीधे निकल जाने की वजह से ये एरिया बिल्कुल अलग रह जाता है और धीरे धीरे ये इससे कट ही जाता है। ठीक है, तो ये जो ऐसी स्ट्रक्चर थी, अब ये ऐसी और ऐसी दो स्ट्रक्चर्स में तब्दील हो गई। ये सीधा नदी जा रही है, ये अपना ऑक्सबो लेक बन जाता है। तो इनको आकृति जो है, शेप जो है, उसके अनुसार इनको गोकुर झील कहते हैं। जलीय भाग के रूप में जो निर्माण हो रहा है इसका, इसके कारण इन्हें छाड़न यानी कि कट ऑफ लेक भी कहा जाता है। जिस तरह से इसका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है, उस हिसाब से इसको कट ऑफ लेक या छाड़न भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, यही झील क्या होता है, धीरे धीरे दलदल में बदलकर समय के साथ खत्म हो जाती है। अब हम देखेंगे कि ऐसे तो जगह जगह पर ऑक्सबो लेक फिरते हुए दिख रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है कि जब तक इसमें पानी का वो बहाव रहता है तब तक है, उसके बाद जब पानी का बहाव कम हो जाता है, इसमें जलोढ़ भरने लगता है, तो ये खत्म हो जाती है, दलदली भूमि बन जाती है, जलोढ़ मिक्स होता है, इसमें बहुत पानी है, बहुत जलोढ़ है, मिक्स होकर दलदल बन जाता है या फिर सूख जाता है, खत्म। ठीक है, तो ऐसे गंगा नदी में वर्तमान प्रवाह में भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत सारी ऐसी गोखुर झील बनी हुई हैं। वहाँ पर छोटे छोटे ऐसे मंदिर भी इस्टेब्लिश करे हुए हैं, आप अगर जाएं तो देखेंगे गंगा नदी में ऐसा बहुत सारी ऐसी क्रिएशंस देखी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, गोखुर झील ऑक्सबो लेक, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, अब स्ट्रेट और ऐसा अलग। ये है इमेज, देख लो आराम से, देखो बड़ा सुंदर नजर है। देखो क्या समझ में आ रहा है, कहाँ मियांडरिंग हो रही है, कहाँ पे लेक बन रहा है, क्या आप उस चीज को समझ पा रहे हो, कितना क्लैरिटी से समझ पा रहे हो, ध्यान से देख लो उस इमेज को। सही है, स्ट्रक्चर समझ में आया। यहाँ से मियांडरिंग चल रही थी, एक मियांडर इधर भी हो रहा होगा, लेकिन ये होते होते यहाँ पर तो क्या है, फ्लड प्लेन बन गया। ये जो हमारी झील थी वो बेचारी अलग हो गई। हॉर्स शू जैसी शेप भी इसको बोली जाती है कि अलग अलग शेप में बनता है। अगर आप इसको देखें तो एक हॉर्स शू मैग्नेट जो होती है वैसा सा शेप भी इसका आ रहा है ना। ऑक्सबो जैसा कुबड़ तो है ही, पर ये देख रहे हो ये मेन स्ट्रीम में थी, इसी से इसको पानी मिल रहा था, अलग हो गई। अब यहाँ से इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो टूट रहा है, टूट जाएगा तो ये क्या है, इसमें पानी का स्रोत आना बंद हो जाएगा, पानी का स्रोत आना बंद होगा और जलोढ़ इसमें बढ़ता जाएगा, तो एट द एंड ये दलदल या सूखे क्षेत्र मतलब प्लेन में कन्वर्ट वापस हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि यूं जगह जगह पर बनी रहे और पड़ी रहे, बार बार बनती रहती है, बार बार दलदली में कन्वर्ट भी होती रहती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ये है क्या, ऑक्सबो लेक, गोखुर झील। समझ में आई? यस, ओके। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, डेल्टा। अब ये बार 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 दिमाग खाते हैं, डेल्टा और एस्चुरी, मतलब इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि भाई आई स्टिल रिमेम्बर इन वन ऑफ द ऑफलाइन क्लासेस दैट आई वाज टेकिंग, एक क्लास में मैंने डेल्टा एस्चुरी पढ़ाया। क्लास में कोई 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 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना हर क्लास में कि जिनकी सुई अटक ही जाती है कहीं। अब ऐसा ही हुआ कि मैंने समय लेकर बहुत अच्छे से ये दोनों टॉपिक समझा दिए,
अलग भी कर दिया, इनको क्लैरिफाई भी कर दिया कि भैया क्या सिस्टम है इसका। फिर भी वो 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी सुई अटकी ही रह गई, अटकी ही रह गई और अटकी रह गई, और वो सुई ऐसी अटकी उनकी कि मेरी पूरी क्लास ले गई। पर चलो यहाँ अब आप तो सुई अटका नहीं सकते, तो मैं तो आगे बढ़ूंगी। अगर आपका डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा आपको, ठीक है। अब कैसे बन रहा है डेल्टा? अब समुद्र या कोई झील है, नदी अपने आप में बह रही है, बहेगी तो आगे जाकर कहीं ना कहीं किसी चीज़ से मिलेगी। हम देखते हैं ना, बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियाँ, अरेबियन सी में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। और जो हमारा इनलैंड एरिया है, इनलैंड ड्रेनेज है, उसी के अंदर विलुप्त हो जाती हैं कुछ कुछ। तो ये जो गिरना है नदी का या मिक्स हो जाना है दूसरे किसी बड़ी वाटर बॉडी में, उससे पहले वो क्या करते हैं, अपने अवसाद को मुहाने पर ही निक्षेपित कर कर चले जाते हैं। अब नदी ऐसे चल रही है, अब आगे यहाँ पर समंदर है। अब नदी को क्या करना है, यहां से वहां तक पहुंचना है। अवसाद बहुत है इसके पास। अब यहां तक तो इसका रास्ता था, लेकिन यहां क्या होगा, फ्लड प्लेन आ जाएगा, बीच या फ्लड प्लेन आ जाएगा, खुला मैदानी भाग आ जाएगा, जो कि इस सागर द्वारा निर्मित किया गया है। सागर, झील, महासागर जो भी है उसके द्वारा इतना एरिया निर्मित किया है। तो यहाँ नदी एकदम से फैल जाती है। फैलते ही ये क्या करती है, अपना सारा अवसाद यहीं छोड़ देती है और खुशी से झूमने लगती है कि भैया डेस्टिनेशन आ गई, चलो रे चलो, हमारी तो डेस्टिनेशन आ गई, है ना, हम तो अपने सोर्स से मिल लिए। तो यहाँ पर क्या है, सारा का सारा अवसाद, डेब्री, सेडिमेंट जो भी है इसके पास, सबका सब यहाँ ड्रॉप करती है और फिर इसके अंदर जाकर मिक्स हो जाती है। ये जो निक्षेपण है, इसकी वजह से पानी इनके बीच में से ऐसे ऐसे निकलेगा। अब आप कहेंगे कि मैडम एलुवियल फैन भी तो यही था। तो देखो, एलुवियल डिपॉजिट है ये भी, एलुवियल फैन डिपोजिशन ही चल रहा है इसमें, लेकिन ये शेप अलग लेगा। ये शेप लेता है डेल्टा की। मैथ्स अगर पढ़ते हैं, आप फिजिक्स पढ़ते हो, तो आपने डेल्टा का सिंबल देखा होगा, दिस इज डेल्टा चेंज, है ना, दिस इज डेल्टा। और ये जो शेप है ये डेल्टा की है, देखो ऐसे। वहां जो शेप थी वो सेमी सर्कल थी, एलुवियल फैन में जो शेप आई थी वो थी सेमी सर्कल, ठीक है ये भी एलुवियल डिपॉजिट है, ये भी पंखाकार महीन जलोढ़ है, बस शेप का डिफरेंस है, इसलिए इसको डेल्टा कहते हैं। पोजीशन का डिफरेंस है, शेप का डिफरेंस है, बस ये अलग एक कॉन्सेप्ट बना दिया इसलिए कि भाई नदी फाइनली जो डिपॉजिट करेगी दैट विल बी डेल्टा, ठीक है। कैसे बनता है, कुछ ऐसा सा बनता है, ठीक है। ये क्या है, डेल्टा। अच्छे से समझ लो, क्योंकि फिर आगे एस्चुरी के साथ इसको कंपेयर करना है, तो आपको वो बहुत बखूबी समझ में आना चाहिए कि कंपैरिजन कैसे बैठेगा, क्या कंपैरिजन है, स्ट्रक्चर्स कैसे सेम है इनके, कैसे डिफरेंट भी हैं, ठीक है। चलो, तो ये है डेल्टा। अब डेल्टा के निर्माण के लिए कुछ कंडीशन जरूरी होती है, तभी डेल्टा बनता है, हर जगह नहीं बनता। आपने देखा होगा कि भाई कुछ हिस्से की नदियां तो डेल्टा बनाती हैं, कुछ हिस्से की नदियां डेल्टा बनाती नहीं है, कुछ एस्चुरी बनाती हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब नदी तो हर कोई सागर महासागर कहीं कहीं मिलेगी, हर नदी अवसाद छोड़ेगी, तो फिर ये डेल्टा सब में क्यों नहीं बन रहा है? तो डेल्टा बनने के लिए कुछ दशाएं होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जो नेसेसरी हैं। देखिए क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं। तो सबसे पहली है कि नदी के ऊपरी मार्ग में लंबवत और पार्श्विक अपर्दन सक्रिय होना चाहिए। कैसा अपर्दन चाहिए? लंबवत अपर्दन होगा जब इस प्रकार से अपर्दन चल रहा होगा, ऐसा अपर्दन नहीं, ऐसा अपर्दन, ठीक है। और जो तट है हमारा वो कैसा होना चाहिए? ज्वार विहीन होना चाहिए, वहां टाइडल एनर्जी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, टाइड ज्यादा नहीं होनी चाहिए वो, क्योंकि वो फिर इसके फॉर्मेशन को इम्पैक्ट करेंगे, बार बार
डिपॉजिट करेंगे वो फिर वापस ले आएंगे, डिपॉजिट करोगे फिर टाइड वापस ले आएगी उसको, तो फिर वो मतलब कोई अंत नहीं है उस चीज़ का, वो तो पेंडुलम बन जाएगा एक तरह से, है ना। तो ज्वार विहीन होना चाहिए, वातरुधि तट हो, मतलब ज़्यादा जो फ्रंट्स ना बने, ज़्यादा टाइड्स ना उठे। फ्रंट्स याद है आपको, वाताग्र पढ़ा था हमने, है ना। चलो, डेल्टा के आसपास क्या है, उथला समुद्र होना चाहिए, उथला हुआ, थोड़ा सा उठा हुआ क्या होना चाहिए, समुद्र होना चाहिए। अब नदी के मुहाने के पास, तीसरी शर्त क्या है, चौथी, नदी के मुहाने के पास सागरीय लहरों का वेग कम होना चाहिए। वेग तेज है तो ये ड्रॉप नहीं करेगी, सीधा पहुंच जाएगी। वेग कम है तो धीरे 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 सब सामान ढोलती हुई, आराम से टहलती हुई फिर पहुंचेगी, ठीक है। क्योंकि वेगवती जो लहरें होती है निक्षेपित पदार्थों को अपरदित करके अपने साथ ले जाती है, वो उल्टा अपना तो लेती लेती है, बाकी नदियां जो बेचारी थोड़ा बहुत छोड़ के गई थी उनका भी उठा के ले जाती है, बाहर ले जाती है, डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है। ये क्या है, डेल्टा निर्माण की कुछ शर्तें हैं कि भाई कुछ दशाएं हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो बहुत जरूरी हैं अगर आपको क्या करना है, डेल्टा विकसित करवाना है किसी नदी में। अब हमने क्या किया है, आकृति के आधार पर डेल्टा को बहुत सारे प्रकारों में वर्गीकृत कर दिया है, इसको बांट दिया है थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले है जो डिवीजन है, टाइप्स ऑफ डेल्टा हम देख रहे हैं, और सबसे पहला जो डिवीजन है हमारे पास आता है चापाकार डेल्टा, यानी कि आर्कवेट डेल्टा। चापाकार डेल्टा में क्या होता है, सबसे बेसिक डेल्टा है भैया, ये शेप बनी खत्म, धनुष के आकार से भी निर्मित हो सकता है, ठीक है, और नॉर्मल जो डेल्टा है वो तो बनता ही है, इस प्रकार से धनुष का निर्माण भी हो सकता है, ऐसी शेप, ठीक है। नील नदी है, गंगा नदी है, राइन नदी है, इन सभी द्वारा कैसा डेल्टा बनाया जाता है, आर्क्वेट डेल्टा बनाया जाता है। सेकंड जो आता है हमारे पास वो आता है पंजाकार डेल्टा, यानी कि बर्ड फुट डेल्टा। बर्ड फुट डेल्टा में ऐसा 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 स्ट्रक्चर बनता है, पंजा समझते हैं, ऐसे पंजा रखते हैं ना, अगर कोई पक्षी पंजा रख रहा है, इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनती है ना, तो ये क्या है, पंजाकार डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा। कई सारी शाखाओं में जहां डेल्टा बनता है, ऐसा सीधा ना बनकर, ब्रॉड डेल्टा ना बनकर, बहुत सारी स्ट्रीम्स में डिवाइड होकर डेल्टा बनता है। इस डेल्टा का आकार हाथ की उंगलियों के जैसा, ऐसा ऐसी शेप आपको दिखेगी, यूं फैल रहा है, जैसे अलग अलग स्ट्रीम्स में फैल रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मिसिसिपी नदी। ये दो प्रकार के डेल्टा हुए, चापाकार और पंजाकार, आर्क्वेट और बर्ड फुट डेल्टा, ठीक है। समझ में आया दोनों, एक धनुषाकार है, एक हाथ के उंगलियों के जैसा शेप, जैसा हमारे पाम के स्ट्रक्चर जैसा है, या फिर बर्ड फुट जैसा है। तीसरा होता है परित्यक्त डेल्टा, अबैंडन डेल्टा, ठीक है। अब क्या होता है कि नदियां कभी कभी जैसे कोई नदी ने पहले बहुत बड़ा निक्षेपण कर दिया, अब वहां से अगर नदी काट कर नहीं जा पा रही है तो वो उस बड़े निक्षेपण से, बड़े चट्टान से हटकर दूसरी ओर से सागर में मिल जाएगी, हल्का सा शिफ्ट ले लेगी, शिफ्ट लेगी, तो वो जहां हमेशा डेल्टा बना रही थी उस जगह ना बनाकर, जहां उसने इस चट्टान की वजह से शिफ्ट लिया है उधर डेल्टा बना देगी, ठीक है। तो अब ये वाला डेल्टा क्या बन गया, परित्यक्त डेल्टा बन गया, जिसको अबैंडन कर दिया गया है, ठीक है। अब दूसरा बना लिया, ये बेचारा वीरान पड़ा है। एग्जाम्पल हवांग हो नदी, हवांग हो नदी जो है वो ऐसा डेल्टा, ठीक है। होमवर्क है आपका, चेक करना हवांग हो नदी कहाँ है। अब नाम देखते ही कहोगे मैडम चाइना, चेक करना, क्योंकि ऐसे नाम जापान में भी मिल सकते हैं आपको, कोरिया में भी मिल सकते हैं आपको, सिमिलैरिटी होती है थोड़ी सी। चेक करना कहाँ है हवांग हो नदी जो कि अबैंडन डेल्टा बनाती है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है।
चौथा जो हमारे पास आया रुंडित डेल्टा यानी कि ट्रंकेटेड डेल्टा। इसमें क्या होता है, सागरीय लहरें या ज्वार भाटा जब क्या करते हैं, निक्षेपित अवसाद को अपने साथ वापस ले जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या था कि पहले तो नदी ने निक्षेपित किया। नदी क्या करती है, जो सामान छोड़ती है ना उसके ऊपर बहती है इतना सारा कि वो एकदम सॉफ्ट स्ट्रक्चर में बदल जाता है। अब ज्वार आया और इसको कुरेद कर ले गया, थोड़ा बहुत अवसाद साथ में वापस ले गया। तो ये क्या है, उबड़ खाबड़ बिखरे बिखरे हो गए, नई आकृति बन गई, एक कटी फटी आकृति जो है फिर से बन गई। इसको हम कहते हैं रुंडित डेल्टा यानी कि ट्रंकेटेड डेल्टा। एग्जाम्पल रायो ग्रांडे डेल्टा। कहाँ मिलता है ऐसा, रायो ग्रांडे डेल्टा। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ डेल्टाज हैं, ये हमने देखे कि किस तरह से डेल्टा बनता है, कितनी शेप्स में बनता है, क्या क्या शेप लेता है, कैसे शेप लेता है, ये सारी चीज हमने देखी। शेप के आधार पर हमने डेल्टा का विभाजन किया। इसी तरह डेल्टा का विभाजन विस्तार के आधार पर भी किया जा सकता है, दो भागों में। ठीक है, विस्तार के आधार पर जो डेल्टा है उसको दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है वर्धमान डेल्टा यानी कि ग्रोइंग डेल्टा। जब डेल्टा क्या होता है, सागर की ओर विस्तृत होता जाता है, तो उसे हम कहते हैं वर्धमान डेल्टा। जैसे गंगा का डेल्टा है, मिसिसिपी का है, वो इतना उसमें सेडिमेंट आ गया है कि वो ऐसे ग्रो कर रहा है जैसे एक अपना आइलैंड ही बना लेगा। ये तो है वर्धमान डेल्टा। सेकंड हमारे पास क्या है, अवरोधित डेल्टा यानी कि ब्लॉक्ड डेल्टा। इसमें होता है कि जितना विस्तार था वो रुक जाता है, और विस्तार हो ही नहीं रहा है, निर्माण हो नहीं रहा है, सेडिमेंट आ नहीं रहा है, अवसाद मिल नहीं रहा है। इसको कहते हैं अवरोधित डेल्टा, जिसका विस्तार रुक गया हो। ठीक है, क्या बना, अवरोधित डेल्टा। ये था हमारा विस्तार के आधार पर डेल्टा के प्रकार। ठीक है, हाँ, अगला कॉन्सेप्ट आएगा हमारा एस्चुरी का। डेल्टा समझा है हमने, डेल्टा अच्छे से समझा, डेल्टा को क्लियर करना, रिवाइज करना, फिर हम एस्चुरी पढ़ेंगे ताकि मिक्स नहीं हो जाए। खिचड़ी पक जाती है एस्चुरी और डेल्टा के नाम में। मैं एक दिन में नहीं पढ़ा, मैं डेल्टा बता रही हूँ, आप डेल्टा जाके रिवाइज करोगे, अच्छे से देखोगे, जितना ज्यादा स्ट्रक्चर्स आप देखना चाहो अपना गूगल करके देख लेना, और जब आप एकदम क्लियर माइंड के साथ नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब आपको एस्चुरी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, तो आज मैं डेल्टा तक ही पढ़ाऊंगी और एस्चुरी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और अभी के लिए इसको यहीं विराम देते हैं, और जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को मैं याद दिला देती हूँ। ठीक है, आई रियली होप समझ में आया आपको, है ना। बहुत सारी स्ट्रक्चर्स पढ़नी है हमको, तो सब मिक्स हो जाने वाला है, खिचड़ी बन जाने वाली है, इसलिए साथ साथ रिवाइज करते रहोगे तो बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आई रियली होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे और उससे सहमत भी होंगे कि जितना रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा कंठस्थ होता जाएगा और याद रहेगा, वरना ये सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि एस्चुरी बहुत अच्छे से समझ में आए आपको। और जाते जाते एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, आपको सब्सक्राइब करना है प्रेप टुडे पर, सर्च कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना बाकी स्टूडेंट्स के साथ ताकि वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट सेशन में फिर से मुलाकात होगी, एस्चुरी टॉपिक को समझेंगे और बाकी की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।